स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्सिक प्रो में। तो हम जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, इस सीरीज में हमने आज पेपर लिया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, जिसका एग्जाम डेट है 22/12/2012 को। तो आज हम इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में बात की जाए तो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस को हम दो पार्टों में डिस्कस करेंगे, 25 और 25 करके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक शंकु का आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 मिलीमीटर है, तो उस शंकु का आयतन क्या होगा। बेस डायमीटर ऑफ ए कोन is 16 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज। तो यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर जो इन्होंने दिया है बेस का डायमीटर 16 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 24 mm। अगर हम इस डाटा का उपयोग करके निकालते हैं कोन का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता होता है, क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इस वैल्यू को पुटअप करके इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर डायमीटर के स्थान पर क्या होना चाहिए था, रेडियस होना चाहिए था, कि कोन का रेडियस 16 सेंटीमीटर है और जो हाइट दी गई है 24 mm में, ये 24 mm ना हो के अगर 24 सेंटीमीटर हम लोग पिकअप करते हैं तो हमारा उत्तर मैच करता है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि किस प्रकार इसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, रेडियस दे रखा था 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है लेकिन हम रेडियस कंसीडर करके लगाएंगे। हाइट कितना मान लीजिए दिया है 24 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से देखा जाए वॉल्यूम का कोण निकालना हो, वॉल्यूम का आयतन निकालने के फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना हमने मान लिया है 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर 16 को 2 बार लिख दिए। हाइट 24 है, 24 को हमने क्या किया 3 से कैंसिल किया तो 8 आ गया, तो बचा क्या 3.14। 16 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा इंटू 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6430.72 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा 6430 इंटू 0.72 निकल के आता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6430.7 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। गलती क्या थी इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये डायमीटर ना दे करके ये क्या होना चाहिए था, रेडियस होना चाहिए था। 24 mm ना होकर के 24 सेंटीमीटर रहेगा तो आपका उत्तर आएगा। एनी हाउ आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई भी डाटा हो आप उसको पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, अस्थाई बंधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर परमानेंट फास्टनिंग। फास्टनिंग हमें पता है 3 प्रकार की होती है। फास्टनिंग 3 प्रकार से की जाती है। सबसे पहला होता है टेम्परेरी फास्टनिंग, फिर सेमी परमानेंट फास्टनिंग और परमानेंट फास्टनिंग। टेम्परेरी फास्टनिंग में क्या होता है, हम उसको जब चाहें तब फास्टनर को अलग कर सकते हैं, ना फास्टनर को कोई नुकसान होता है ना जाप को कोई नुकसान होता है। सेमी परमानेंट में जब हमें क्या प्रायः कभी कभी अलग करना होता है फास्टनर को जाप से, तो ऐसे मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेसिकली अलग करते समय हमारा जो फास्टनर होता है वो डैमेज हो जाता है लेकिन जॉब सेफ रह जाता है। परमानेंट फास्टनर की बात की जाए तो इसका प्रयोग हम जहां करते हैं जहां पर हमें अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अगर हम मान लीजिए परमानेंट फास्टनिंग को क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जॉब भी डैमेज हो जाता है और हमारा कह सकते हैं फास्टनर भी डैमेज हो जाता है। तो तीनों का पहले टेम्परेरी की बात की जाए तो उसमें की हो गया, स्टड हो गया, पिन हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, नट बोल्ट स्टड की पिन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब हमारे टेम्परेरी फास्टनिंग, नट बोल्ट ये सब टेम्परेरी फास्टनिंग के अंतर्गत आते हैं। अब अगर बात की जाए किसकी, सेमी परमानेंट की, तो सेमी परमानेंट में हमारा आ जाता है, सेमी परमानेंट में कौन सा हो जाएगा, सेमी परमानेंट मीन अर्ध अस्थाई। इसमें बेसिकली आ जाती है रिवेटिंग और शोल्डरिंग को इसके अंतर्गत रखा जाता है। और बात की जाए परमानेंट फास्टनिंग की तो परमानेंट में रखा जाता है वेल्डिंग को और उसके साथ साथ ब्रेजिंग को। ठीक, टेम्परेरी में की, नट बोल्ट, स्क्रू वाशर, और सेमी परमानेंट में रिवेटिंग, सोल्डरिंग
और परमानेंट में वेल्डिंग और ब्रेजिंग को बेसिकली इसके अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर ये क्या करते हैं, रिवेटिंग को सेमी परमानेंट ना मार करके क्या मानते हैं, परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है बेसिकली, ये जो ब्रिज वगैरह का एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रिज वगैरह में रिवेटिंग के माध्यम से ही वहां फास्टनिंग की जाती है, तो वहां पर रिवेट को एज ए परमानेंट फास्टनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वही यहां से रिवेट हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट फास्टनिंग का एग्जांपल हो जाएगा। बाकी स्टड की पिन ये सब कौन से हैं, ये सब टेम्परेरी फास्टनिंग के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रच्छेदी शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गियरों का नाम क्या है। गियर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट मींस जो दो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, ऐसे शाफ्टों के बीच पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए किस गियर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से प्रयोग किया जाता है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 का सही हो जाएगा बी ऑप्शन, बेबल गियर। दो प्रच्छेदी शाफ्टों के बीच पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बेबल गियर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके साथ साथ अन्य गियर को भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है स्पर गियर। तो स्पर गियर में क्या होता है, इसमें जो दांते होते हैं उसके रोटेशन एक्सिस के पैरेलल कटे होते हैं, मींस उसके समानांतर कटे होते हैं, और ये गति को क्या करता है, पैरेलल शाफ्टों के बीच ट्रांसमिट करता है। ठीक, जो मशीनों के गियर बॉक्स वगैरह होते हैं, गियर ट्रेन होते हैं, उसमें बेसिकली ज्यादा से ज्यादा स्पर गियर का प्रयोग किया जाता है। स्पर गियर के बाद देख लेते हैं दूसरे नंबर हेलिकल गियर को। हेलिकल गियर की बात की जाए तो बेसिकली ये भी स्पर गियर की ही तरह होता है, बट अंतर इतना होता है कि इस गियर की परिधि पर जो दांते होते हैं वो एक्सिस के पैरेलल न होकर किसी एंगल पर कटे होते हैं, कुछ कोण पर कटे होते हैं। तो इसका प्रयोग कोणों के बीच, मतलब कोई दो ऐसे शाफ्ट जो क्या है किसी एंगल पर है, वहां पर पावर को ट्रांसमिट करना है तो प्रयोग किया जाता है हेलिकल गियर का। ठीक, इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा जो शाफ्ट बेयरिंग पर जो थ्रस्ट बेयरिंग फिट करते हैं वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल हेलिकल गियर और एक होता है डबल हेलिकल गियर। इसी को हेरिंग बोन गियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो अधिक गति पर, मींस कह सकते हैं मोर स्पीड और हैवी लोड के कंडीशन में अधिक गति पर अधिक स्पीड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहां से जो हमारा तीसरा बचता है रैक और पिनियन। तो रैक और पिनियन आप सभी को क्लियर होगा, जहां पर हमें क्या करना होता है, रोटरी मोशन को कन्वर्ट करना होता है लीनियर मोशन में, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लेथ के बेड पर कैरिज की गति हो गई, या ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल का ऊपर नीचे गति करना। ठीक, तो इस प्रकार की जो गति होती है जहां पर हमें क्या करना होता है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना होता है। जो डायल टेस्ट इंडिकेटर बेसिकली इसी के प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो वहां पर रैक एंड पिनियन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि दो इंटरसेक्टिंग कनेक्टिंग शाफ्ट के बीच कौन सा गियर प्रयोग करते हैं, तो वहां पर बेबल गियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलते हैं बेबल गियर का अगर एग्जांपल पूछा जाए कि इसका एग्जांपल कहां, तो जो हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है, हैंड ड्रिलिंग मशीन में बेबल गियर का ही प्रयोग किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने बेसिकली पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर है। इस वीडियो में एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। हमें पता है 1000 माइक्रोन बराबर होता है 1 mm, और mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/10 गुणे 1000 मींस 1/10,000। जब इसको हम पॉइंट में बदलेंगे तो 0.0001 आ जाएगा, और बटा में देखा जाए तो 1/10,000 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ सही हो जाता है कि फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1/10,000। अगर पूछा जाता है 1 माइक्रोन कितने mm के बराबर होता है, तो 1/1000 के बराबर होता है। दशमलव में बदलेंगे तो 0.001 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपेक्षिक घनत्व की इकाई पूछी गई है, यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो किसी पदार्थ का घनत्व बटा
4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट घनत्व के नाम से जानते हैं। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस मास्टर क्लासेस की, वहां से जाकर के आप इन सभी टॉपिक को विधिवत बेसिक से एडवांस तक क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये भी एक क्या है, डेंसिटी है, नीचे भी एक डेंसिटी है, में जो ऊपर पदार्थ की डेंसिटी है, नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी है। तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई इकाई नहीं होती। नन ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, मशीनों के बेड के निर्माण के लिए ढलवा लोहे का उपयोग किया जाता है क्योंकि कास्ट आयरन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मशीन बेड बिकॉज ऑफ। तो हमें पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मशीन बेड, कोई भी मशीन का बेड है, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा किससे बनाया जाता है, तो कास्ट आयरन से ही बनाया जाता है। उसका रीजन क्या होता है, ऑप्शन दिया गया है, ये हैवी होता है, चीप होता है, ब्रिटल होता है, या फिर मोर कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकता है। तो इसका सबसे मोस्ट रीजन होता है मशीन बेड बनाने का कि इट रेजिस्ट मोर कंप्रेसिव लोड, ये अधिक कह सकते हैं संपीड़क भार में दबाव बल को सहन कर सकता है। जब मशीन वगैरह चलती है, उस पर कई सारे पार्ट माउंट होते हैं, तो सब कहाँ, मशीन के बेड के ऊपर दबाव डालते हैं। तो कास्ट आयरन में क्या होता है, दबाव सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कंप्रेसिव लोड को बहुत ज्यादा सहन कर सकता है, इसीलिए मशीन बेड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बट कास्ट आयरन का मीन्स कह सकते हैं डिफेक्ट क्या होता है, तो ये इंपैक्ट लोड को सहन नहीं कर सकता। मीन्स एक बैग अगर आप चोट मारेंगे, हैमरिंग वगैरह करेंगे, तो उसको सहन नहीं कर सकता। इसमें गुण पाया जाता है ब्रिटलनेस का, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन को, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 4, 5 if the longest side 170 mm the length of the other two side are। कोई एक त्रिकोण है जिसकी जो भुजाएं हैं वो 3, 4 और 5 के अनुपात में दी गई हैं। अब जो सबसे लंबी भुजा है, जिसका रेशियो 5 है, वो कितनी लंबाई है, 170 मिलीमीटर लंबी है। तो अन्य भुजाओं की लंबाइयां क्या हो जाएंगी, यही यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो हमें क्या दिया गया है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, मीन्स जो रेशियो 5 है, वो किसके बराबर है, 170 mm के बराबर है। तो मीन्स 5 रेशियो किसके बराबर है, 170 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 34। जब हम 170 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम अदर साइड को निकालें, 34 की वैल्यू पुटअप कर दें ऊपर में, 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा, 34 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 136 आएगा, 34 को 5 से तो ऑलरेडी हमने किया ही है। तो दो और साइडें कौन कौन सी हो जाएंगी, 102 mm और 136 mm, दो अदर साइडों की लंबाइयां आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 102 और 136 mm। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। करना क्या था, इस 5 को हमें बराबर कर देना था 170 के, एक की वैल्यू 34 निकल के आ गई। अब 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, HSS का मुख्य घटक क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ HSS। HSS का मतलब क्या होता है, हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ पूछा गया है कि हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन क्या होता है। तो हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम पाया जाता है। क्या होता है, 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वैनेडियम होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन कितना होता है, 18%, क्रोमियम 4%, वैनेडियम 1%। अब यहाँ से बात की जाए मेन एलॉइंग एलिमेंट भी पूछा जाता है कई बार कि हाई स्पीड स्टील का मेन एलॉइंग एलिमेंट कौन है। तो जिसकी परसेंटेज मात्रा ज्यादा होगी वही क्या होगा, मेन एलॉइंग एलिमेंट होगा। तो यहाँ से टंगस्टन क्या हो जाता है, उसका मेन एलॉइंग एलिमेंट हो जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, मृदु इस्पात की तुलना में रबड़ अधिक प्रत्यास्थ होता है, मृदु इस्पात की तुलना में रबड़ प्रत्यास्थ है। रबड़ इज डॉट इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। यहाँ पर पूछा गया, बेसिकली कंपेयर किया गया है माइल्ड स्टील और रबड़ को। तो यहाँ पूछा है कि जो रबड़ है वो माइल्ड स्टील की तुलना में क्या अधिक प्रत्यास्थ है या फिर कम प्रत्यास्थ है। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर मृदु इस्पात की तुलना में रबड़ को पूछा है, ठीक, ना कि माइल्ड स्टील को पूछा है। इस पूछ रहा है कि रबड़ अधिक प्रत्यास्थ है कि माइल्ड स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, माइल्ड स्टील की प्रत्यास्थता रबड़ से क्या होती है, अधिक होती है। मींस रबड़ इज लेस इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि रबड़ क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है माइल्ड स्टील की तुलना में। मींस माइल्ड स्टील का जो प्रत्यास्थता होती है ज्यादा होती है किसकी, रबड़ की तुलना में।
मीन्स यदि हम क्या करते हैं, माइल्ड स्टील को खींच कर छोड़ देते हैं तो अपनी वास्तविक लंबाई में जल्दी आ जाता है। किसके अपेक्षा? मीन्स वो ज्यादा उसको रेजिस्ट करता है रबड़ की अपेक्षा। ठीक है, प्रत्यास्थता मतलब क्या होता है? वो रेजिस्ट करता है अपने लंबाई के, अपने खिंचाव के विरोध का, तो वही होती है उसकी प्रत्यास्थता। ठीक, और जब खींचने के बाद हम छोड़ देते हैं तो जल्दी वो वापस अपने शेप में आ जाता है। ओके, तो क्या होता है? रबड़ कम प्रत्यास्थ होता है, माइल्ड स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। तो यहाँ रबड़ के बारे में पूछा गया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अगर माइल्ड स्टील पूछा जाए तो माइल्ड स्टील क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस tan क्यूब 45। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या निकालना है? sin 30 की वैल्यू हमें पता होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का क्यूब कर दिए, तो यहाँ पर 1/2 हो गया। 1/√2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1 का क्यूब किया जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा। 1/4 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर बात की जाए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द मेटल कैन विथस्टैंड शॉक लोड। धातु के किस गुणधर्म के कारण वह प्रघात प्रभाव को सहन कर सकता है, मीन्स इंपैक्ट लोड को सहन कर पाता है? तो होती है बेसिकली टफनेस। उस गुण को क्या कहते हैं? टफनेस के नाम से जानते हैं। टफनेस के कारण ही क्या करता है, कोई भी मेटल अपने ऊपर डाले गए इंपैक्ट लोड को सहन कर सकता है, मीन्स अधिक से अधिक एनर्जी को क्या कर सकता है? वो सहन कर सकता है। अदर ऑप्शन की बात की जाए कि हार्डनेस क्या होता है, तो हार्डनेस किसी भी पदार्थ का, मेटल का वो गुण होता है जिसके कारण वो किसी अन्य पदार्थ को खुरच सकता है, उसे काट सकता है, या फिर दूसरे पदार्थ द्वारा खुरचे जाने या फिर काटे जाने का विरोध करता है। भंगुरता क्या होती है, तो ब्रिटलनेस पदार्थ का वो गुण होता है जिसके कारण अगर हम उसमें इंपैक्ट लोड डालते हैं, मीन्स उस पर हैमरिंग वगैरह करते हैं, तो मीन्स वो प्लास्टिक स्टेज में आने से पहले क्या होती है? डिफॉर्म हो जाती है, मीन्स वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है अगर हम उस पर क्या करते हैं? हैमरिंग वगैरह करते हैं। तन्यता किसी पदार्थ का वो गुण होता है जिसके कारण हम उससे क्या करते हैं? पतले तारों में खींचकर उसके तार वगैरह बना सकते हैं। यहाँ से एक और आती है मेलाबिलिटी पूछी जाती है, तो मेलाबिलिटी के कारण हम उसको सीटों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर होना चाहिए कि इंपैक्ट लोड को किसके कारण सहन कर सकता है कोई भी मेटल? वो होती है टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से युक्त गोले के कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कोई एक गोला है जिसका रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, हमें निकालना है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr²। गोले का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो फार्मूला 4πr²। आर की वैल्यू हमें पता है 3 सेंटीमीटर, 3 पुटअप कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 निकल के आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 113.04 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 113.04। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 113 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान क्या रखना, अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो 4πr² होता है, अगर हमें गोले का वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 πr³ फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर, डॉवल पिन्स आर यूज्ड फॉर। डॉवल पिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ होल, मेजरमेंट डेप्थ ऑफ होल, हिडन फास्टनिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर बात की जाए डॉवल पिन का, तो डॉवल पिन का प्रयोग बेसिकली पार्टों को सही लोकेशन में फिट करने के लिए किया जाता है। कोई तो पार्ट है उनको सही लोकेशन में फिट करने के लिए एक अस्थायी टेम्परेरी फास्टनर के रूप में डॉवल पिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, या फिर जो मशीन के पार्ट वगैरह होते हैं उनको असेंबल करते समय भी डॉवल पिन का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डॉवल पिन का प्रयोग एक हिडन फास्टनिंग के रूप में किया जाता है, जहां पर हम इसको पार्ट के बीच फिट करते हैं। बेसिकली वहां पर ये दिखाई नहीं देती है, बेसिकली इसीलिए इसे हिडन फास्टनिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घूर्णन पर एक नट द्वारा चली जाने वाली दूरी किसके बराबर होती है? द डिस्टेंस मूव्ड बाय नट ऑन वन रोटेशन इज इक्वल टू, मान लीजिए ये कोई हमारा बोल्ट है, अब बोल्ट पे हम नट को क्या करते हैं? एक चक्कर घुमाते हैं
तो एक चक्कर घुमाने के बाद वो जितना आगे बढ़ता है बोल्ट पर, जितनी दूरी तय करता है, उसे क्या कहते हैं? तो बेसिकली कहलाती है लीड। क्या कहलाती है? लीड। किसी भी बोल्ट नट द्वारा बोल्ट पर एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। अब अगर सिंगल स्टार थ्रेड की बात की जाए तो लीड क्या होती है? पिच के बराबर होती है। लीड बराबर होती है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार। डबल स्टार थ्रेड की बात की जाए तो लीड पिच की 2 गुनी होती है। ट्रिपल स्टार थ्रेड में लीड पिच की 3 गुनी होती है। जितने नंबर ऑफ स्टार्ट होगा लीड पिच की उतने गुनी अधिक हो जाएगी। पिच क्या होती है? तो दो स्क्रू थ्रेडों के बीच की जो सेंटर डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इन ब्रेजिंग द फिलर मेटल जनरली यूज्ड इज। ब्रेजिंग में फिलर मेटल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको क्लियर होना चाहिए, वहां पर फिलर मेटल के रूप में कॉपर एंड जिंक के एलॉय का प्रयोग किया जाता है। 15 का ए नंबर सही हो जाएगा। ब्रेजिंग कितने ताप पर की जाती है? तो 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर ब्रेजिंग की जाती है। सोल्डरिंग पूछा जाता है तो 450 डिग्री सेल्सियस ताप से नीचे के ताप पर सोल्डरिंग की जाती है। ठीक, सोल्डरिंग के लिए लेड और टिन के हम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं एज ए फिलर मेटल के रूप में, और यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर और जिंक के मीन्स फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है ब्रेजिंग करने के लिए एज ए फिलर रॉड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, द होल ओपनिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर स्क्रूइंग कोनिकल और टेपर नेक स्क्रू इज। कोई भी होल है, ठीक है, तो उसके ओपनिंग में क्या करना? उसको कोनिकल शेप में बनाना जिससे कि वहां स्क्रू को फिट किया जा सके। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है काउंटर सिंकिंग। ठीक, किसी भी होल को मीन्स कोनिकल शेप में इनलार्ज करना क्या कहलाता है? काउंटर सिंकिंग कहलाता है। अदर ऑप्शन की बात की जाए, जो अदर ऑप्शन दिए गए जैसे काउंटर बोरिंग, तो क्या होता है? सॉकेट हेड स्क्रू एलन बोल्ट वगैरह को स्थान देने के लिए होल के ऊपरी सरफेस को थोड़ी गहराई तक बड़ा करना काउंटर बोरिंग कहलाता है। ठीक, और काउंटर सिंकिंग क्या कहलाता है? होल को कोनिकल शेप में फिनिश करना जिससे जो स्क्रू है वो स्थान पा सके, तो काउंटर सिंकिंग कहलाता है। यहाँ से स्पॉट फेसिंग के बारे में पूछा जाता है, तो होल के जो ऊपर बर वगैरह होते हैं उसको साफ करना जिससे वाशर वगैरह उस पर सही से बैठ सके, तो प्रक्रिया काउंट स्पॉट फेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इफ 1/2 बी इक्वल टू 1/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पर पूछा गया है 1/2b बराबर है किसके? 1/3 के। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसको हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1/2b किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा बटा में हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 3/2। अब 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। ठीक, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 1.5 निकल के आ जाएगी। ओके, अगर वैसे आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो 1/2b है, इधर 1/3 है, दोनों को हम क्या कर देंगे? पलट देंगे। तो पलट देने पर क्या हो जाता है? जब हम पलटेंगे तो 2b बराबर हो जाएगा 3, यहाँ से भी b बराबर आ जाएगा 3/2 मीन्स 1.5 निकल के आ जाएगा। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट उसको क्या कीजिए? पलट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड कट फाइल इज यूज्ड फॉर। जनरली जो सेकेंड कट फाइल होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? यही ऑप्शन में पूछा गया है। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है रफिंग, फिनिशिंग, रिमूविंग मेटल इन लार्ज क्वांटिटी और नन ऑफ दिस। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो सेकेंड कट फाइल होती है ये किसके अनुसार होती है, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सेकेंड कट फाइल अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार एक फाइल है। किसके अनुसार है? ये ग्रेड के अनुसार एक फाइल होती है। अब ग्रेड के अनुसार फाइलें बेसिकली 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है रफ फाइल। रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है अधिक मात्रा में धातु हटाने के लिए या मुलायम धातु के फाइलिंग के लिए। इसके बाद आती है बास्टर्ड फाइल। तो बास्टर्ड फाइल का प्रयोग किया जाता है सामान्य फाइलिंग कार्यों के लिए। फिर आती है सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है बेसिकली हार्ड मेटल की फाइलिंग के लिए या फिर धातु को फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए। तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा रफिंग के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, लार्ज क्वांटिटी मेटल रिमूव नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? फिनिशिंग। ऑप्शन सही हो जाएगा 18 नंबर का बी ऑप्शन, कि धातु को फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आती है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल का प्रयोग जो आपको एकदम से फिनिश करने के लिए और बहुत ही कम मात्रा में धातु रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आती है डेड स्मूथ फाइल।
फाइल, डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है बहुत ही अधिक फिनिशिंग मीन्स लास्ट में, सबसे लास्ट में फाइलिंग करने के लिए डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिवेट होल टू द सेंटर ऑफ द प्लेट एज इज। रिवेट छिद्र के केंद्र से प्लेट के छोर तक की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। जब भी हम किसी भी इस जॉब में कोई रिवेट वगैरह प्रयोग कर रहे हैं तो रिवेट के सेंटर से प्लेट के किनारे तक के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, मिनिमम डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, यही यहाँ पर पूछा गया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रिवेट के सेंटर से प्लेट के निकटतम सिरे की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2d रखी जाती है। ठीक, कितनी रखी जाती है, 2d होती है। अगर पूछा जाता है रिवेट के किनारे से प्लेट के किनारे के बीच की दूरी तो ये 1.5d होती है। अगर रिवेट के सेंटर से पूछा जाता है तो कितनी हो जाती है, 2d हो जाती है। ठीक, अगर इससे क्या करते हैं हम कम रखते हैं, जहां पर d बेसिकली क्या होता है तो d होता है डायमीटर ऑफ द रिवेट। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस सही नहीं है, ठीक, जब रिवेट होल क्या है, अगर ये मान लीजिए जो डिस्टेंस होती है सही नहीं है, मीन्स काफी नजदीक हो जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो प्लेट होगी हमारी स्पिल्ट कर जाएगी। तो पूछा जाता है स्पिल्टिंग का दोष कैसा कब होता है, तो स्पिल्टिंग का दोष जब होता है जब रिवेट जो होल है प्लेट के एज से सही दूरी पर नहीं होते, उसके नजदीक होते हैं, तो वहां पर स्पिल्टिंग ऑफ दोष आ जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है टाइप ऑफ फिट के बारे में। ठीक, संक्रमण फिट का उदाहरण कौन सा है, एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में कौन कौन से आते हैं, एग्जांपल पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है रनिंग, एक्सपेंशन, रिंगिंग और श्रिंकेज फिट। तो अगर फिट की बात की जाए तो फिट क्या होता है, दो पार्ट मैचिंग पार्टों के बीच का संबंध होता है। और फिट बेसिकली 3 प्रकार की होती है, CTI के अनुसार याद रख सकते हैं। क्लियरेंस फिट, इसमें होल का साइज बड़ा, शाफ्ट का साइज छोटा। नेक्स्ट इंटरफेरेंस फिट, इसमें शाफ्ट का साइज बड़ा, होल का साइज छोटा। ट्रांजिशन फिट, कभी होल बड़ा कभी शाफ्ट बड़ा। तो यही बेसिकली यहाँ पर पूछा गया कि ट्रांजिशन फिट का एग्जांपल कौन होता है। तो ट्रांजिशन फिट में एक आती है पुश फिट और एक आती है रिंगिंग फिट। ठीक, ये 2 प्रकार की फिट किसके अंतर्गत आती है, ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिंगिंग फिट। अगर बात की जाए ये रनिंग फिट किसके अंतर्गत है, तो रनिंग फिट किसके अंतर्गत आती है, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है। एक्सपेंशन फिट और श्रिंकेज फिट ये ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आती है। 21 नंबर क्वेश्चन, एक बस के पहिए का व्यास 1 मीटर है और वह 540 आरपीएम पर घूर्णन करता है, तो उस बस की गति क्या होगी। व्हील ऑफ बस इज 1 मीटर डायमीटर एंड रोटेटिंग एट 540 आरपीएम, द स्पीड ऑफ द बस विल बी। यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई एक बस का पहिया है जिसका डायमीटर क्या है, 1 मीटर है और ये 1 मिनट में क्या करता है, 540 रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इस बस की जो चाल है, गति है, वो क्या हो जाएगी, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो हमें बेसिकली क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है डायमीटर ऑफ व्हील कितना है, 1 मीटर है। आरपीएम कितना है, 540 है, मीन्स 1 मिनट में वो 540 राउंड कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि जब पहिया हमारा इतना है डायमीटर 1 मीटर का, तो 1 राउंड जब वो कंप्लीट करता है, मीन्स एक बार वो घूर्णन करता है, तो कितनी दूरी तय करता है। तो जो एक बार घूर्णन द्वारा तय की गई दूरी होगी वो क्या होगी, उसके पहिए के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, वृत्त का पाई डी होता है। डी का मान 1 दिया गया, पाई का मान 3.14। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी आ जाएगी, 3.14 मीटर आ जाएगी। जब पहिया हमारा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 3.14 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और दिया गया है कि 1 मिनट में कितना राउंड घूमता है, तो 540 राउंड घूमता है। तो हम निकाल लेंगे, हमें 1 राउंड की डिस्टेंस पता हो गई, तो हम निकाल लेते हैं कि 540 राउंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 3.14 इंटू 540, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा 1 मिनट में चली गई दूरी। अब निकालना क्या है, हमें उसकी बेसिकली चाल निकालनी होगी किलोमीटर पर घंटा में। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 घंटे मीन्स 60 मिनट में। तो ये हमारे पास 1 मिनट का पता है दूरी, इसी को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता हो गया कि 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। ये बेसिकली डाटा किस में है, मीटर में है। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 को कैंसिल कर लिए, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास निकल के आ गया 3.1454 था, 1 0 बचा तो हमने 1 दशमलव लगा दिया, इंटू 6 लगा दिया। तीनों को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा 101.73।
6 किलोमीटर मीन्स वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है पहिया, तो 1 घंटे में 101.736 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये 1 घंटे में तय करी गई दूरी है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी। ठीक, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से समझने के लिए आप साइंस मास्टर क्लासेस के स्पीड वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो इसलिए स्पीड बस की कितनी हो जाएगी, 101.73 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। करना क्या था, हमें डायमीटर दे रखा था, एक राउंड में हमें निकालना था कितनी दूरी तय करेगी। उसके बाद हमें निकालना था 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। नेक्स्ट हमें निकालना था 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी व्हील। अब 60 मिनट में निकल के आ गया मीटर में, उसको हमने बदल दिया किलोमीटर में, वही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 101.73 किलोमीटर पर घंटे उस बस की चाल हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्वायर हेड बोल्ट्स आर जनरली यूज्ड फॉर, जो चौकोर शीर्ष वाले बोल्ट होते हैं उसका उपयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है, पूछा गया है, तो आपको क्लियर होना चाहिए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है फिक्सिंग मशीन एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन वर्कशॉप, नेक्स्ट फिटिंग हैवी इलेक्ट्रिक मोटर, नेक्स्ट प्लेस वेयर इंडिक्वेंट स्पेस एंड डिफिकल्टी इन फिक्सिंग स्पैनर, नेक्स्ट फिटिंग इन स्लॉट। यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि हम स्क्वायर हेड वाले बोल्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो भारी विद्युत मोटर को फिट करने के लिए, जो भी हैवी इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उसको फिक्स करने के लिए स्क्वायर हेड वाले बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि मशीनों को वर्कशॉप में फिट करते समय कौन से बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर टी हेड वाले बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर, द लिस्ट काउंट ऑफ ए माइक्रोमीटर। यहाँ पर पूछा गया है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, वो चाहे आउटसाइड माइक्रोमीटर हो, चाहे इनसाइड माइक्रोमीटर हो, डेप्थ माइक्रोमीटर, कोई भी माइक्रोमीटर हो, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है। तो मीट्रिक में चूंकि यहाँ सारे वैल्यू दिए गए हैं, तो 23 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि लिस्ट काउंट हो जाएगा माइक्रोमीटर का 0.01 mm। ये किस में हो गया, 0.01 हो गया मेट्रिक में। बात की जाए ब्रिटिश में कितना होगा, तो 0.001 इंच हो जाता है किसमें, ब्रिटिश में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर, फाइल यूज्ड फॉर रिमूविंग मेटल इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत अधिक मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में धातु को रिमूव करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला है स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, बास्टर्ड फाइल या फिर ट्रायंगुलर फाइल। तो अभी हमने थोड़े ऊपर ही डिस्कस किया था कि जो बास्टर्ड फाइल होती है, कौन सी फाइल, बास्टर्ड फाइल, इसका प्रयोग काफी अधिक मात्रा में धातु को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्योंकि स्मूथ फाइल फिनिशिंग के लिए प्रयोग की जाती है, सेकंड कट फाइल प्रयोग की जाती है फिनिशिंग के निकट लाने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन में बचा बास्टर्ड फाइल। अगर ऑप्शन में रफ फाइल दिया गया है तो पहले रफ फाइल की तरफ जाएंगे अधिक मात्रा में धातु हटाने के लिए। अगर रफ फाइल नहीं दिया गया है तो फिर वहां पर बास्टर्ड फाइल सही हो जाती है। 5/8 को दशमलव में परिवर्तित करना है, कन्वर्ट 5/8 इंटू डेसिमल। 5/8 को दशमलव में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 को 8 से डिवाइड करना है। बेसिकली पहले ये जब डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, 5 0 0, यहाँ 10 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 मिल जाएगा आपको। ठीक, तो फिर आगे क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 6 बार जाएगा, फिर बचेगा 2 0, फिर हमारे पास हो जाएगा 20, तो 8 दूनी 16, फिर 8 पंचे 40, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.625। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 5/8 को दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो 0.625 निकल के आएगा आपको। बेसिकली डेसिमल हो गया, यूनिट फ्रैक्शन हो गया, ये सारी चीजें आनी चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हो, यही आपके मेरिट को डिसाइड करते हैं। एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड इज, एक्मे थ्रेड का कोण क्या होगा, एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है आपको क्लियर होना चाहिए। 29 डिग्री एक्मे थ्रेड का एंगल होता है। ठीक, अगर बात की जाए 55 डिग्री किसका एंगल होता है, तो जो भी बीएसपी होती है, बीएसपी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड या फिर बीएसएफ हो गया, ठीक, बीएसडब्ल्यू थ्रेड हो गई, तो इन सब का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। 60 डिग्री जो भी मेट्रिक थ्रेड होती है उसका एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ से 29 डिग्री किसका हो जाएगा, एक्मे थ्रेड का एंगल हो जाएगा। एक्मे थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर बेसिकली कौन सी थ्रेड कटी होती है, एक्मे थ्रेड कटी होती है। पावर ट्रांसमिशन वगैरह के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन,
एक खराद के मुख्य स्क्रू का थ्रेड होता है, थ्रेड ऑफ लीड स्क्रू इन लेथ। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि लेथ के लीड स्क्रू पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो वहां पर एक्मे थ्रेड कटी होती है। कौन सी थ्रेड होती है, तो लेथ के लीड स्क्रू पर बेसिकली एक्मे थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में लीड स्क्रू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से अगर आप स्क्रू थ्रेड को कंप्लीट कर लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठीक, तो लीड स्क्रू पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, एक्मे थ्रेड कटी होती है। एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो एक्मे थ्रेड का एंगल बेसिकली बात की जाए तो 29 डिग्री इसका एंगल हो जाता है। अब यहाँ पर जो अदर थ्रेड दी गई उसके बारे में बात की जाए, जो मेट्रिक थ्रेड होती है, इसका एंगल पूछा जाए तो मेट्रिक थ्रेड का एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सामान्य फास्टनिंग कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मेट्रिक थ्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसको कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा M10, फिर M12, M13 ऐसे करके लिखा होता है। अगर पॉइंट में गुणा में इसके साथ कुछ लिखा तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्क्रू थ्रेड का हम पिच के नाम से जानते हैं। बात की जाए BSW थ्रेड की, तो BSW का मतलब क्या हो गया, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड। इसका एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल होता है 55 डिग्री का। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो भी बोल्ट होते हैं या फिर स्क्रू होते हैं उस पर जो थ्रेड कटी होती है वो BSW थ्रेड कटी होती है। ठीक, वो BSW थ्रेड को ड्राइंग में प्रदर्शन बेसिकली उसके बाय डायमीटर के द्वारा किया जाता है। बात की जाए नकल थ्रेड की, कि नकल थ्रेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यह बेसिकली जो चूड़ी होती है हाफ राउंड होती है, अर्धगोलाकार होती है। इसका प्रयोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे है, रेलवे के जो बोगी होती है, कैरिज होती है, मीन्स जो रेलवे की जो कैरिज की कपलिंग होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो हॉज कनेक्शन होता है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। स्पिंडल के वाल्व में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेलवे की जो कैरिज कपलिंग होती है वहां पर एक नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ से एक और थ्रेड आती है जो कि पूछी जाती है बटरेस थ्रेड के बारे में। तो जब हमें पावर को ट्रांसमिशन एक मीन्स एक ही साइड में करना होता है, ठीक है, मीन्स एक तरफ इसका प्रयोग में जब करते हैं, जब हमें क्या होता है, मान लीजिए कोई थ्रेड है तो जब उसके फ्लैंक के एक ही तरफ दबाव पड़ता है तो वहां पर बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ, बटरेस थ्रेड का। जैसे कि मान लीजिए जो वाइस हो गई, जो कारपेंटरी की वाइस हो गई, या फिर पावर प्रेस वगैरह में जो थ्रेड प्रयोग की जाती है वो भी बटरेस थ्रेड प्रयोग की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की तरफ। The type of fit in which the female part is fitted when male part is hot condition। बेसिकली जब हमारा मेल पार्ट जो शाफ्ट है वो हॉट कंडीशन में है, हम उसमें फीमेल पार्ट होल को फिट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की फिट क्या होती है। मीन्स जब हमें होल में शाफ्ट को फिट करना है, शाफ्ट को हमने गर्म किया, शाफ्ट को गर्म करके होल में फिट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की फिट क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की फिट को श्रिंकेज फिट के नाम से जाना जाता है। ठीक, बेसिकली श्रिंकेज फिट इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आती है। इसमें हम शाफ्ट को गर्म करके या फिर शाफ्ट को होल को ठंडा करके क्या करते हैं, हम एक दूसरे में एक दोनों को फिट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ प्रिक पंच, प्रिक पंच का एंगल कितना होता है, तो प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री। प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो लाइट मार्किंग के लिए या फिर डिवाइडर के हेड को स्थान देने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। सीट मेटल में भी प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। क्लियर किया जाए, अदर ऑप्शन 60 डिग्री किसका होता है, तो ये डॉट पंच का होता है, या फिर इसी को 60 डिग्री प्रिक पंच के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है विटनेस मार्किंग के लिए। 90 डिग्री एंगल किसका होता है, सेंटर पंच का होता है। इसका प्रयोग ड्रिल के होट को लोकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन। छेद को बड़ा करने के लिए उपा निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली रेती या फाइल होती है। द फाइल यूज्ड बाय द डाई मेकर फॉर इनलार्जिंग द होल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डाई मेकर के द्वारा होल को बड़ा करने के लिए फाइल प्रयोग की जाती है वो बेसिकली कौन सी फाइल होती है, तो होती है रोटरी फाइल। ठीक, कौन सी फाइल होती है, रोटरी फाइल होती है। ये विशेष प्रकार के मशीनों में पकड़कर प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग मोल्ड बनाने के लिए या फिर डाई सिंकिंग कार्यों में डाई निर्माताओं के द्वारा की जाती है। ठीक, तो डाई का नाम आ गया तो कौन सी फाइल हो जाएगी, रोटरी फाइल हमारी हो जाती है। ठीक, बात की जाए इसके बाद वाली जो नीडल फाइल दी गई है, तो नीडल फाइल क्या होती है, ये फाइलों का छोटे छोटे
फाइलों का क्या होती है, ये बहुत ही बारीक ग्रेड के फाइलों का सेट होती है जो कि 6, 8, 10, 12 के ग्रेड में पाई जाती है। अलग अलग इसके शेप भी होते हैं और ये ऐसी फाइल होती है मीन्स जिसको फिट करने के लिए हमें हैंडल की आवश्यकता नहीं होती। जो इसकी टैग होती है गोल होती है और नर्लिंग की हुई होती है। मीन्स नीडल फाइल को हम बिना हैंडल के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग बेसिकली टूल मेकर, वॉच मेकर और जो भी गहने वगैरह बनाने वाले प्रयोग होते हैं, सुनार वगैरह, उनके द्वारा नीडल फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वार्डिंग फाइल की प्रयोग की जाए तो ये जो विशेष प्रकार की फाइल होती है ये मोटाई में समानांतर होती है। जो इसकी थिकनेस होती है वो पैरेलल होती है पूरे लेंथ में, और ये चौड़ाई में क्या होती है, टेपर और पतली होती जाती है। ठीक, मोटाई में क्या होती है, पैरेलल होती है, लेकिन अगर चौड़ाई में बात की जाए तो टेपर और पतली होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वार्डिंग फाइल का बेसिकली प्रयोग किया जाता है कीबे और स्लॉट के लिए। ठीक, अगर पूछा जाता है कीबे में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक, तो कीबे में प्रयोग की जाती है वार्डिंग फाइल, या फिर स्लॉट बनाने के लिए तो वहां भी वार्डिंग फाइल प्रयोग की जाती है। फ्लैट फाइल की ही जैसी होती है, अंतर क्या होता है, इसकी जो थिकनेस होती है थोड़ी कम होती है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के 20 क्वेश्चंस को। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।